हमने अभी तक देखा था ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से काम करते हैं, हमने ये देखा था। हमने देखा था कि क्लासेस जैसे बनाएंगे हम, तो क्लासेस के अंदर मेंबर्स क्या क्या हैं एंड उन मेंबर्स का पर्पस क्या है, मेंबर्स किस तरीके से बन सकते हैं। जब हमने ये सारा देख लिया था, हमने उसके बाद बात करी थी कि जब हम पाइथन लैंग्वेज के अंदर विल हैव 4 पिलर्स, 4 टिपिकल कंसेप्ट हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत जरूरी है लैंग्वेज को समझने के लिए। एंड दीज पिलर्स आर जनरली अक्रॉस एवरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये 4 पिलर्स क्या थे? पिलर नंबर 1 एब्स्ट्रैक्शन था। हमने बात करी थी कि हमें डेटा को हाइड करना है, यूजर को एक्सेस नहीं देना, तो उसको कैसे करेंगे पाइथन के अंदर। पॉइंट नंबर 2 वाज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हमने बात करी थी कि अगर मैं बाइंडिंग करना चाहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज की, तो वो बाइंडिंग किस तरीके से होती है। तो क्लास इज एन इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट बनाना इन इटसेल्फ इज एन इनकैप्सुलेशन। एंड देन लास्ट टाइम हमने बात करी थी सुपर कीवर्ड की, दिस वैल्यू। एंड हमने देखा था कि किस तरीके से जो सुपर कीवर्ड है वो काम कर रहा है इन द लैंग्वेज, किस तरीके से जो सुपर कीवर्ड है वो लैंग्वेज के अंदर अपने से एक ऊपर वाली क्लास को एक्सेस कर रहा है। राइट? हमने बात कहीं कुछ इस जगह छोड़ी थी कि एक कोड आया था हमारे सामने कुछ इस तरीके से, हमें 2 क्लासेस दी गई थी एंड हमसे पूछा जा रहा था कि बताइए आउटपुट क्या आएगा, सॉरी एरर कहाँ पर आएगा। हमने यहाँ पे देख करके एनालाइज किया था कि एरर लाइन नंबर 16 पे आने वाला है। दिस लाइन नंबर विल फाइंड एन एरर हियर, लाइन 16 पे। एंड लाइन 16 पे जो एरर आ रहा है उसका वो क्यों आ रहा है? बिकॉज वी हैवंट सबमिटेड अ प्रॉपर पैरामीटर फॉर इट। बट अगर हम पैरामीटर सबमिट कर देते तो आंसर आ जाता। अच्छा, दी अनदर थिंग जो हमने यहाँ पे देखी थी वो कि जब हम इस तरीके से इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो जो फन है, लाइक fun1 एंड fun2, वो किस तरीके से काम कर रहा है। एंड कैसे जब मैं क्लास बी के अंदर इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, तो भले ही मेरे इस क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट नहीं है fun2 का, आई डोंट हैव fun2 इन दिस क्लास, बट बिकॉज मेरे पेरेंट के पास है तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द रूल जो हमने पहले पढ़ा था, विच वॉज ICPO, राइट? जहाँ पे हमने बोला था कि एक पर्टिकुलर इसके लिए, एक पर्टिकुलर एक्सेस करने के लिए देयर इज अ पर्टिकुलर हायरार्की, एंड वो हायरार्की क्या है हमने वो डिस्कस करी थी। हमने स्टार्ट किया था बोलने से कि हम सबसे पहले इंस्टेंस चेक करेंगे। दिस इज ऑल अ रिविजन, हमने जो पहले किया था। हम उसके बाद चेक करेंगे कि किस क्लास से बिलोंग करता है। देन हम बात करेंगे कि किस पेरेंट क्लास से बिलोंग करता है एंड किस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। तो जब हमारे को इस केस के अंदर fun2 नहीं मिला था बी के अंदर, तो वी लुक्ड एट वेदर इट इज अवेलेबल इन fun1 और नॉट। एंड बिकॉज fun1 में अवेलेबल था, इसलिए वो प्रिंट हो रहा, लाइक वो फंक्शन हो पा रहा था। बट हमें एरर मिल रहा था बिकॉज हमारे पैरामीटर्स मैच नहीं हो पा रहे थे सारे। सो दोज वर द बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद हमने बात करी थी कि इनहेरिटेंस क्यों। अच्छा, इनहेरिटेंस का सिंटैक्स अगर किसी को क्लियर नहीं, तो जस्ट रिवाइज इट अगेन। इनहेरिटेंस करने के लिए हमें एक कोई क्लास चाहिए होगी जो उससे हम इनहेरिट करना चाहते हैं। तो इन दिस केस सपोज हमारी क्लास का नाम बी है। क्लास बी को हम इनहेरिट करना क्लास बी के अंदर हम इनहेरिट करना चाहते हैं मेंबर्स ऑफ क्लास ए। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्लास क्लास स्पेस जो भी हमारे को क्लास का नाम देना है, एंड जो भी हमारी क्लास का जिसको हम इनहेरिटेंस करना चाहते हैं वो। ठीक है। अब अगर हम खाली एक सिंपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं, जैसे यहाँ वाले केस में था, हमने एक सिंपल क्लास बनाई ए एंड मैंने एक सिंपल क्लास बनाई बी, एंड मैं चाह रहा हूँ कि जितनी मेरी मेंबर्स हैं बी के ए के वो बी के अंदर मिल जाएं, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट इनहेरिटेंस। यहाँ पे खाली एक सिंगल पेरेंट क्लास है जो हमारे काम में आ रही है। अब
जब हमने बोला इस तरीके से, तो दिस वन सिंगल बेस क्लास, दिस सिंगल डिराइव्ड क्लास एंड वन टू वन रिलेशन है, राइट? अच्छा, बेस्ड ऑन दिस एक क्वेश्चन उठता है, इनहेरिटेंस है, अगेन हमारा रूल चल रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, like the ICPO rule is working and it is definitely I hope अभी तक clear हो गया होगा. So इस वाले कोड के अंदर had I अगर मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ and I'm just talking about till this particular line number 15 जो है कोड का हमारे पास, जब मैं वन एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या ये वाला प्रिंट होगा, लेट्स से दिस इज ए, या ये वाला प्रिंट होगा, लेट्स से दिस इज बी? ए प्रिंट होगा या बी प्रिंट होगा, आप मुझे बता सकते हैं? Students, kindly reply. It's very easy for you. You reply it. Good. Anjali reply A. Ayush reply A. Yashi reply A. Janvi reply both. Good. Okay. Chetan reply A. Saurabh reply A. Right. So हमारा यहाँ पे ए प्रिंट होगा, एंड अगेन लाइक इट्स द बेसिक कोर रूल. आई एम जस्ट आस्किंग यू दिस क्वेश्चन टू सी कि आपको वो कोर रूल समझ आया या नहीं आया अभी तक. हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंस्टेंस के अंदर है, क्या जो स्मॉल बी हमने इंस्टेंस बनाया है, क्या स्मॉल बी इंस्टेंस के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है. सिंस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसके ऊपर जो क्लास है उस क्लास के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है. एंड सिंस उस क्लास के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, हम उस वैल्यू को प्रिंट करा देंगे. सो इन दिस केस दैट वैल्यू वुड बी ए. जो हम इनहेरिट कर रहे हैं फंक्शन वन, वो कंप्लीटली ओवरराइट हो रहा है. अगेन ओवरराइट क्या होता है हम इस क्लास के प्रोबेबली एंड तक देखेंगे. अच्छा, सो सिंस दिस इज more or less clear, right? Because majority replied with A answer, है ना sir? Yes. Okay. So since this is more or less clear, let's jump on to the next topic. And can you tell me what would be the answer for this question? हमारे को दो definitions given हैं, class A and B का, and C के अंदर हम inheritance कर रहे हैं कुछ, and हम कह रहे हैं कि value print करो. क्या value आएगी? Any responses so far? Yes, we are getting 5 or 6 responses. Okay. And now we are getting 10 responses. All of them are having common answer, that is A. A 20 print होगा. 20. Okay. So let's see answer क्या है यहाँ पे. The answer is definitely A. अच्छा, अब A क्यों है? Let's discuss that. A इसलिए है, अच्छा, this type of inheritance is called multiple inheritance. हम एक बारी में एक से ज्यादा वैल्यूज को इनहेरिट कर रहे हैं, एक से ज्यादा क्लासेस को हम इनहेरिट कर पा रहे हैं. जब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ दिस इनहेरिटेंस, राइट? हमने सबसे पहले ए को इनहेरिट करा, देन उसके बाद हमने बी को इनहेरिट करा. अगर आप इस लाइन को देखेंगे, we are first inheriting A, then we are first inheriting B, then we are inheriting A. इस ऑर्डर में चलता है. So जब मैं इंस्टेंस बनाने की कोशिश करूंगा एंड मैं इंस्टेंस को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, तो होगा क्या, ये कंस्ट्रक्टर्स फायर होंगे, कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट होना शुरू करेंगे, एंड दिस वैल्यू वुड बी इन द मेमोरी. दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस हम मेमोरी के अंदर हमें मिलेगा. सो अगेन देयर वुड बी सम
ब्लॉक स्मॉल सी नाम से, उसके अंदर एक var नाम का वेरिएबल बनेगा. इस var नाम के वेरिएबल के अंदर देयर वुड बी सम वैल्यू स्टोर्ड, एंड बेस्ड ऑन दिस कंस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में फायर हो रहा है, किस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. कंस्ट्रक्टर्स का एग्जीक्यूशन फर्स्ट वुड बी बी, देन इट वुड बी ए. बी वाला कंस्ट्रक्टर हमें क्या कह रहा है? बी वाला कंस्ट्रक्टर कह रहा है कि वैल्यू var की सेट कर दीजिए 40. देन ए वाला कंस्ट्रक्टर कह रहा है कि वैल्यू var की सेट कर दो 20. अगर यहाँ पे सपोज var1 और var2 होता तो दोनों बनता. देयर वुड हैव बीन अ var1 हमारे पास यहाँ पे जिसके अंदर वैल्यू 20 होता, एंड देयर वुड हैव बीन अ var2 जिसके अंदर यहाँ पे वैल्यू हमारे को 40 मिलता. अब इस पर्टिकुलर टाइप को हम कह रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस मींस प्रॉपर्टीज हम इनहेरिट करना चाह रहे हैं मल्टीपल क्लासेस से एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर. ये जो कंसेप्ट है आपको कई बार लैंग्वेज में मिलेगा नहीं, बट पाइथन डेफिनेटली सपोर्ट्स. अगर बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर सी यहाँ पे भी हमने लिखा है कंस्ट्रक्टर इजंट एडेड टू द क्लास. अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रहे, वी आर नॉट राइटिंग अनदर डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनइट, एंड हम पर्टिकुलरली ऑर्डर नहीं डिफाइन कर रहे कि किस पर्टिकुलर ऑर्डर में कॉल होना चाहिए. हम जिस ऑर्डर में इनहेरिटेंस हुआ है, इन ऑर्डर ऑफ द इनहेरिटेंस, वो फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट बी एंड देन ए एग्जीक्यूट होगा. अच्छा, अगर ये चीज क्लियर है तो लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा, द डायग्राम इज सिंपल. ए से लिया, बी से लिया, दोनों को मिला करके वी मेड अ डिराइव्ड क्लास जिसके अंदर दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं. अब कैन यू आंसर मी दिस क्वेश्चन? इट्स द सेम कोड एज प्रीवियसली, बट एक छोटा सा चेंज है कुछ यहाँ पे. तो आंसर क्या आएगा? एंड आई वांट मेजॉरिटी रिस्पॉन्स यहाँ पे. अगर आपको टॉपिक क्लियर है, अगर आप सुन रहे थे, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. We are getting 6 responses with the option B, that is 40. Okay. Let's wait another 10 seconds for the others to respond. Because again, अगर आपने यहाँ पे ये कंसेप्ट सुना था कि किस तरीके से हम इनहेरिट करने की बात करें, किस तरीके से कंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली दैट यहाँ पे आंसर इन फैक्ट विल बी 40. गिव मी अ सेकंड. आंसर हमारा यहाँ पे 40 ही आएगा, राइट? अच्छा, अब आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. अगर कोई डाउट है तो पूछ लेते हैं. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन आफ्टर दिस, based on the similar thought, so we'll discuss that. Student, if you have any doubt, please write on a chat box. Soumya reply, it is clear. Deepak reply, clear. Chetan, it is clear to you? You mentioned no. Okay, it is clear to him. Okay. Ayush Agarwal, clear. Sakshi, clear. Sir, I believe many of the students having no doubt. So we may proceed. Students have no doubt, right? Okay, so answer me this. We have another question. We have classes A, B and C. And हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं इन तीन क्लासेस के बाद I write this code on the interpreter, what would be the answer?
We are getting responses. Many of the students are giving the answer D. Saurabh Singh The replies answer is C. D. D for Dehradun. Dehradun. Perfect. Yeah. But the answer is A यहाँ पे. Did we get any answers as A, sir? I am receiving only one answer, that is C by Saurabh. Okay. Uh, So यहाँ पे कुछ डाउट है, right? And अब डाउट क्या है? Let's understand that. पाइथन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है, लाइक वी हैव दिस आईडी वैल्यू. आईडी क्या बताता है? जो मैं अभी तक आपको बता रहा था कि देयर वुड बी सम मेमोरी एलोकेशन, एंड उस मेमोरी एलोकेशन को हम कुछ नाम दे रहे हैं, राइट? लेट्स इन दिस केस बी स्मॉल सी. सो वी आर सेइंग दैट देयर वुड बी सम मेमोरी एलोकेशन, एंड इस मेमोरी एलोकेशन को कुछ नाम दिया जा रहा है. अब इस मेमोरी एलोकेशन को नाम के साथ साथ कोई रेफरेंस मिलेगा, राइट? प्रोग्राम कैन नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्टली कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर मेमोरी कहाँ पर है. तो वो समझने के लिए, वो चेक करने के लिए, वो फाइंड आउट करने के लिए हम इसके अंदर एक एड्रेस एलोकेट करेंगे. सो दिस इज दैट एड्रेस. ओके. अब हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे? हमें बोला जा रहा है कि आप डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल करें, एंड डिस्प्ले फंक्शंस को पर्टिकुलरली किसी ऑर्डर में कॉल करके दिखाएं. तो लेट्स सी वो ऑर्डर क्या है. जब हमने बोला कि हमें इनिशियलाइजेशन करना है, वी आर सेइंग दैट सी का इनिशियलाइजेशन करना. हाउ इज दिस हैपनिंग? लेट्स सी. हमने सबसे पहले क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर वी विल हैव सम वैल्यू और डिस्प्ले फंक्शन का वैल्यू और नथिंग एल्स. हमने क्लास बी बनाया, क्लास बी हैज सम वैल्यूज एंड डिस्प्ले फंक्शन. इसके अंदर अपना एक डिस्प्ले फंक्शन है, इसके अंदर अपना एक डिस्प्ले फंक्शन है. क्लास सी हैज अनदर डिस्प्ले फंक्शन, बट जो इसमें इनिट है वो इनिट बेसिकली एम्प्टी है, उसके अंदर हम कुछ पर्टिकुलरली एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं. नाउ जब हम डिस्प्ले कॉल करने की बात कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट विल एग्जीक्यूट द डिस्प्ले फंक्शन. हम डिस्प्ले सबसे पहले, ओके, रिमेंबर ICPO, द एग्जीक्यूशन ऑर्डर. सबसे पहले सी अपने आप में देखेगा क्या इस पर्टिकुलर सी के अंदर कोई वैल्यू था, कोई डिस्प्ले फंक्शन है, नहीं है. सो लेट्स एग्जीक्यूट द डिस्प्ले फंक्शन जो सी क्लास को बिलोंग करता है. सी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन क्या कह रहा है? सी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कह रहा है कि आप सबसे पहले मेरा जो भी सुपर है, जो भी मुझसे ऊपर वैल्यू है, उसको जाकर के उसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो. ओके. तो हम यहां से विल जंप टू हियर. अब क्लास बी का जो सुपर फंक्शन इसमें डिस्प्ले फंक्शन है वो क्या कह रहा है? प्रिंट बी. हमने बी प्रिंट कर दिया. देन प्रिंट सम आईडी, जो भी कुछ वैल्यू है, लाइक दिस वैल्यू इज कॉमन थ्रू आउट, सो वट एवर दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज, प्रिंट दैट वैल्यू एंड लेट इट बी. ओके. सिमिलरली हम उसके बाद, अच्छा, लाइन नंबर 1 पे तो ये था. लाइन नंबर 2 ऑफ दिस फंक्शन सेज दैट जो मेरा सुपर था आप उसको जाके डिस्प्ले करो. सो विल गो हियर एंड विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, व्हिच मींस हमारे डिस्प्ले में, लाइक लेट्स से दिस इज आवर आउटपुट, हमारे आउटपुट के अंदर सबसे पहले बी आएगा एंड सम नंबर आएगा उसके आगे. देन हमारे पास ए आएगा बिकॉज ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, एंड कोई नंबर आएगा. देन जब हमारे ये सारे एग्जीक्यूशन खत्म हो गए, हम वापस आएंगे यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर लाइन एंड हम सी को प्रिंट करेंगे विद सम वैल्यू. यहाँ पे कोई डाउट? सिंस मेजॉरिटी रिप्लाइड विद द आंसर डी या सी, I'd like, अगर क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर हुआ, I'll explain it again, ये किस तरीके से काम कर रहा है. 4 or 5 students reply it is clear. So should we move on to the next topic or should I explain this again? Student, the number of students we have 87. Only 5 or 6 are saying that it is clear. If the doubt is not clear to remaining students, so kindly you mention over our chat box it is not clear to you, so that we can again repeat the topic.
So now majority of the students, Preeti Sharma said, please explain again. I'll explain again. Okay. So जब हम क्लासेस की बात कर रहे हैं, we have said that inheritance होता है, and एक तरीके से हम inherit कर रहे हैं, and जब हम inherit कर रहे हैं, हम जो भी हमारी सुपर क्लास है या जिस भी क्लास से हम डिराइव्ड हो रहे हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं. अब जब मैं बात करूंगा कि मुझे जिस क्लास से मैं डिराइव हो रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए I'll use the function like I'll use this syntax, right? I'll say super जो भी मुझसे ऊपर है उसका फंक्शन का नाम, उसके मेथड का लाइक उसकी मेथड हो गया, उसका वेरिएबल हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर क्लास आप उसको एक्सेस करके मुझे दो. तो दैट इज द कंसेप्ट यहाँ पे. अब जब हम इस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो हमने करा क्या है, हमने लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूशन. यहाँ से वी मेड एन एम्प्टी मेमोरी स्पेस. उस एम्प्टी मेमोरी स्पेस के अंदर हमने वैल्यू दिया स्मॉल सी. अब जो ये स्मॉल सी था इसके पास अपना कोई मेंबर नहीं है अदर देन द डिफॉल्ट वैल्यूज. जब हम क्लास सी की बात कर रहे हैं, दिस इज क्लास सी, कैपिटल सी. इस क्लास सी के अंदर हमारे पास एक डिस्प्ले फंक्शन है एंड एक इनिट फंक्शन है. init function by default isn't doing much, but the display function has a couple of lines of code उसके अंदर. Similarly, we have b जिसके अंदर init है and display है, दोनों values हैं. And we have a with both values, init and display. तो हो क्या रहा है यहाँ पे? Let's see. Remember हमारा ऑर्डर करने का तरीका, एग्जीक्यूशन का चेक करने का तरीका. हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. हमने बोला क्या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्ले एग्जिस्ट करता है? डिस्प्ले एग्जिस्ट नहीं करता. तो दैट्स फाइन. क्या इसकी बेस क्लास के अंदर इंस्टेंस में नहीं है? क्या क्लास के अंदर डिस्प्ले है? हाँ, क्लास के अंदर डिस्प्ले है. जो क्लास के अंदर डिस्प्ले है हम उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे. इसका एग्जीक्यूशन क्या कहता है? दिस लाइन, व्हाट डू दिस लाइन से, जो भी मेरा पेरेंट क्लास था आप उसके डिस्प्ले को पहले एग्जीक्यूट करके बताएं. मैंने पेरेंट के डिस्प्ले को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी. लेट्स मेक अ स्मॉल आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे अपने लिए. मैंने उसके पेरेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी. पेरेंट के एग्जीक्यूशन में फर्स्ट लाइन से प्रिंट बी एंड सम न्यूमेरिक वैल्यू. ऑल्सो जो मेरा सुपर क्लास था, तो प्रिंट बी is inheriting properties from A now. तो B saying कि A के अंदर अगर डिस्प्ले है तो आप उस डिस्प्ले को जाके एग्जीक्यूट कर दो. तो A के अंदर डिस्प्ले है, हाँ है, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करा देगा. B सम न्यूमेरिक वैल्यू, A सम न्यूमेरिक वैल्यू. ओके, अब हुआ क्या, मेरा डिस्प्ले फंक्शन ऑफ B का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया. I executed line number 1, I executed line number 2 of the display function. Then which means जो ये वाला एग्जीक्यूशन था super.display in class C, this function, this has been completed. Since ये complete हो चुका है, I'll jump on to the next statement. Next statement क्या कह रहा है? Print C and some value, and that's what I'm getting. I'm getting B value, A value, and C and then some value. जिनका डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा, बिकॉज आई नीड टू मेक अनदर पॉइंट यहाँ पे. उसके बाद अगर डाउट क्लियर हो गया तो विल मूव ऑन. अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो लेट्स डिस्कस इट अगेन इन अनदर कोड. The student reply, the doubt is clear. डाउट इज क्लियर. अच्छा, सिंस डाउट क्लियर है, आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे, जो ये वैल्यूज थी, दिस न्यूमेरिकल वैल्यूज, आई जस्ट सेड कि आईडी वैल्यू है, आईडी वैल्यू सेम है. बट आईडी वैल्यू सेम क्यों है, ये क्वेश्चन उठा सकता है ना. एन इंटरव्यूअर कैन आस्क यू कि ये आईडी वैल्यू तो है, हमने आईडी तो प्रिंट करा दिया, बट ये आईडी प्रिंट कराया तो कैसे कराया, एंड इस आईडी का मतलब क्या था यहाँ पे, राइट? अच्छा, सो आई गिव यू ऑप्शंस. लेट्स से ए इज आई, जो हम आईडी प्रिंट करा रहे हैं ये हमारे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का आईडी है. बी, ये हमारे क्लास ऑब्जेक्ट का आईडी है. एंड इफ यू थिंक द आंसर इज क्लास ऑब्जेक्ट, तो कौन सी क्लास का है ये भी प्लीज मेंशन कर देना.
ये क्लास सी का ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, या क्लास ए का ऑब्जेक्ट है जो प्रिंट हो रहा है? Students are replying A. ए, राइट? हम इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, एंड अगेन दिस कम्स टू लाइक द कोर टॉपिक। हमने जब ऑब्जेक्ट्स की बात करी थी शुरू में, हमने बोला था कि जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं वहां पे वी सेड जो हमारा इंस्टेंस बनेगा, लाइक हम उसको पास करेंगे थ्रू आउट, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। वी आर प्रिंटिंग सेल्फ, एंड जब हम सेल्फ प्रिंट कर रहे हैं तो व्हाट वी आर पासिंग हर जगह, वी आर पासिंग द करंट इंस्टेंस। जो हमने इस केस में यहाँ पे की मेड वैल्यू स्मॉल सी, हम उसकी इस पूरी मेमोरी एलोकेशन को पास कर रहे हैं थ्रू आउट। तो जब मैं कहूंगा कि मुझे इंट प्रिंट मुझे इसका आईडी प्रिंट कराना है, तो दैट इज व्हाट इज गोना बी प्रिंटिंग। इट विल प्रिंट द पर्टिकुलर आईडी ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो पास हो रहा है थ्रू आउट। अगर सपोज लेट्स से यहाँ पे एक और हम क्लास बनाते हैं डी का, लेट्स से डी बिलोंग्स टू क्लास बी, एंड हमने डी डॉट डिस्प्ले कॉल किया था, तो जो ये डी का आईडी प्रिंट होता एंड जो ये सी का आईडी प्रिंट हुआ, दीज वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। दीज वुड हैव बीन टू डिफरेंट वैल्यूज जो एक दूसरे को, मतलब लाइक डिफरेंट वैल्यूज जो एक दूसरे को बिल्कुल सेम नहीं देखते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि एक ऑब्जेक्ट मेरा मेमोरी में इधर प्रिंट इधर जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा मेमोरी में इधर जा रहा है, एंड दीज आर टू डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन विद डिफरेंट इंडेक्स वैल्यूज और डिफरेंट आईडी वैल्यूज। तो दैट्स द कंसेप्ट यहाँ पे। तो अगर हम इसको थ्योरी में देखें, हमारे पास मल्टी लेवल, ओके, दिस कंसेप्ट जहां पे हमें ए को बी ए को इनहेरिट कर रहा है, सी बी को इनहेरिट कर रहा है, इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के थ्रू मैं हायरार्कीज बिल्ड कर सकता हूँ। आई कैन बिल्ड हायरार्कीज। अब एक कॉमन एग्जाम्पल हमें मिलता है हर जगह कि मैं अगर इनहेरिटेंस पढ़ रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं आई मेक अ फादर सन फैमिली, लाइक आई मेक अ फैमिली मॉडल, या फिर आई मेक अनदर मॉडल, कुछ कॉलेज का हो गया, स्कूल का हो गया, कुछ इस तरीके से। एंड वहां पे मुझे हायरार्की दिखाना पड़ता है, लाइक देयर आर टीचर्स, देयर आर स्टूडेंट्स, देयर अ पर्टिकुलर क्लासेस हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, देयर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज सम हायरार्की। तो हायरार्की दिखाने के लिए आई यूज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा, मल्टी लेवल तो हो गया, मल्टी लेवल के अंदर क्लास ए ने क्लास बी को इनहेरिट किया, क्लास बी ने डिराइव डिराइव क्लास को पास किया वैल्यू। अब एक और क्वेश्चन आता है सेम मल्टी लेवल पे, क्या आप मुझे आंसर बता सकते हैं इसका? जसविंदर सर, मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है? नहीं? सर आपकी पीपीटी तो प्रेजेंट हो रही है बट मेरे ख्याल से आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है? We encountered two problems also. So ओके after सर। this question, we will entertain that doubts also. ओके सर, अब वीडियो आ रहा है? Yes, sir, अब आ रहा है। So have you received any answers for this particular question? What would be the resultant value जब मैं कॉल कर रहा हूँ M1, M2 and M3 के लिए? Like I'm printing out this statement. What's the answer? Any cases? We just they just start response Okay, Sanskrit so let's give it response. another minute. Yeah, I'll I just start believe the timer yes, again. yes, yes.
So, sir, what we'll do is we'll discuss this question and then we'll go back to the doubts from the previous question. Yes, sir, sure. Yes. So, what's the majority response? B. B. Any other responses? A, B, C, D में से All of them have common opinion B. B answer है. अच्छा. Yeah. Okay. Let's see कि B आया कैसे. If it's B, how did we get at B? हमने बोला कि हमारे को सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द एग्जीक्यूशन. हमारे को 3 क्लासेस है, विच इज फाइन. हम एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं. एग्जीक्यूशन करते समय हमें बोला जाता है कि आपको सबसे पहले एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना है obj1 ऑफ क्लास A. ओके, आई जस्ट राइट A इसके ब्रैकेट में जिससे आई रिमेंबर दैट दिस इज ऑफ क्लास A. देन आई एम गेटिंग आस्क्ड दैट मेक an object 2 of class B and make an object 3 of class type C. Okay, so हमारे पास इन 3 लाइन्स का एग्जीक्यूशन हो गया. Now what are we getting asked? Again, I'll write the like the execution order यहाँ पे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. क्या ऑब्जेक्ट 1 के अंदर M1 फंक्शन है? नहीं है, बट मेरे पास क्लास है जिसकी क्लास के अंदर M1 फंक्शन अवेलेबल है. तो आई प्रिंट वट एवर द वैल्यू देयर इज वहां से. ऑब्जेक्ट 3 के अंदर M1 फंक्शन नहीं है. ऑब्जेक्ट 3 के अंदर M1 फंक्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता, क्लास के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. सो विल गो 1 स्टेप अबव. जब हम एक स्टेप ऊपर गए तो हमें क्या पूछा गया, हमें क्या वैल्यू मिला? -3, राइट. एंड हमने जब -3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, वी आर गेटिंग +3. ओके, हमने जब M2 को कॉल किया ऑब्जेक्ट 3 से, तो हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है -2. सो द करेक्ट आंसर इज इन फैक्ट -1 इन दिस पर्टिकुलर केस. हमने ये करा कैसे? हमने हर एक बार चेक किया कि क्या मेरे इंस्टेंस के पास जो मैं नाम सर्च करना चाह रहा हूँ वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. क्या मेरी बेस क्लास के पास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. अगर बेस क्लास के पास एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक इट वाज इन द केस यहाँ पे, आई एम चेकिंग द पेरेंट. क्या पेरेंट के पास है? अगर पेरेंट के पास है तो फाइन, अगर पेरेंट के पास नहीं है तो चेक इट्स पेरेंट एंड उसका पेरेंट एंड उसका पेरेंट. अगर कहीं पे भी नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या ऑब्जेक्ट के पास है? अगर ऑब्जेक्ट क्लास के पास है तो इट्स फाइन, अदरवाइज रेज एन एरर. अब इसका आउटपुट क्या है? द आंसर इज करेक्टली -1. जिन लोगों ने -1 दिया था, यू आर डूइंग ग्रेट इन दिस क्लास. आपको एक्चुअली समझ आ रहा है कि जब मैं इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ, तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, राइट. सर, हमारे पास कुछ डाउट्स थे इससे पहले, है ना? आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं and we'll discuss those. Yes, one doubt we received from the previous topic. In B, we have ID. You remember that question where the first option A is the answer B, A, C. Yes. From there, they ask in B, we have ID from A, then why it will be different? From B, we are printing ID. From A, then why it will be different? B या D? I'm sorry. In B for Bombay, we have yes. ID from A, then why it will be different? It won't be different. It's the same ID. अगर आप यहाँ पे आंसर चेक करोगे, आंसर के अंदर हम यही तो कह रहे हैं कि ऑप्शन A के अंदर, like in every option, the value would be the same. जो numeric content है हमारा, the numeric content is same because हम जो पास कर रहे हैं वो instance है. What we are passing is this particular instance, and हम इस particular instance को hierarchy में ऊपर पास कर रहे हैं. जब हमारा हायरार्की में रुक जाएगा, इफ इट विल स्टॉप एट एनी पॉइंट, विल रेज एन एरर अगर मुझे नहीं मिलता. अदरवाइज इट इज दिस पर्टिकुलर आईडी
जो इस पर्टिकुलर ब्लॉक का आईडी होगा, हम उसी को थ्रू आउट एक के बाद एक पास करे जा रहे हैं। आई होप दैट क्लियर्स द डाउट कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हेन वी से दैट प्रिंट बी का आईडी, व्हाट वी आर सेइंग इज प्रिंट आईडी ऑफ सेल्फ। सेल्फ क्या है? सेल्फ इज दिस पर्टिकुलर बॉक्स, दिस पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम जिसकी आईडी हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई दिस आईडी विल प्रोपोगेट थ्रू आउट, बिकॉज वी आर सेइंग दैट जो भी करंट इंस्टेंस है उसकी आईडी प्रिंट कराते जाए। सर कोई और डाउट है यहाँ पे? जसवंत सर, एनी अदर डाउट्स? Yes, we have another doubt, but मैं explain करने की कोशिश करता हूँ. Sir, is IT, sir, is it obj2.m1 और in the question? या नहीं, क्वेश्चन तो देखिए ना, यहाँ पे बिल्कुल सही है। वी आर सेइंग दैट ऑब्जेक्ट 1.m1 प्रिंट करो, ऑब्जेक्ट 3.m1 प्रिंट करो एंड ऑब्जेक्ट 3.m2 प्रिंट करो। अब व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑब्जेक्ट 3 डज नॉट हैव एनी m1 वैल्यू, यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली m1 नहीं है, सॉरी डायरेक्टली m1 नहीं है, ना क्लास में है ना ऑब्जेक्ट 3 के अंदर है। एंड सिंस दोनों जगह मेरे पास नहीं है, आई एम गोइंग टू जंप टू द क्लास की एंड चेक वेदर इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बिकॉज इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इट इज रनिंग दिस m1, so it is essentially running object 2.m1, or more precisely it is running class b.m1, right? क्लास b के अंदर जो m1 है हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ऑब्जेक्ट 3, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज इनहेरिटेंस हो रहा है। should I explain this again? Okay, No, inheritance student reply, it is clear to her. But Anjali having again that doubt. I have a doubt in example when ID will be different. That a BAC question. Okay, so yes, when will be the ID be different? Okay, हमने अभी तक बोला था कि हमने एक सिंपल क्लास बनाई, क्लास A, क्लास B, क्लास C. These are some classes, right? अब क्वेश्चन आता है कि आईडी डिफरेंट कब होगा? आईडी डिफरेंट तब होगा जब जो मेरी इंस्टेंस वैल्यूज हैं, जब मैंने इंस्टेंस बनाया वो डिफरेंट है। So if I write at some point x equals to C, मेरी मेमोरी के अंदर there is some instance with the name x in it, which belongs to class C. Then I wrote y equals to C, right? So there would be another memory allocation and इसका नाम होगा y. So what's happening is, क्या आप ये कह सकते हो कि जो x का मटेरियल है एंड जो y का मटेरियल है सेम है? हम नहीं कह सकते, we don't know this. So let's I'll write it here एक बार. If we say again, I'll just write the statements again. हमने x के अंदर c को कॉल किया, y के अंदर we said c को वापस से कॉल किया. I wrote x dot small a equals to 10 and y dot small b equals to 5. अब जब मैं इसकी allocation की बात करूंगा, what's happening is I have some x value जिसके अंदर कुछ a नाम से वैल्यू है, नाम है जिसकी वैल्यू 10 है. I'm writing some y जिसके अंदर b एक इंस्टेंस है एंड एक y इंस्टेंस है जिसके अंदर एक b नाम है जिसके अंदर वैल्यू 5 है. अब क्या ये कहना सही होगा कि x एंड y सेम है? नहीं, राइट? x and y are taking two different values, x and y are taking two different memory allocations. तो सिमिलरली जब हम इससे पहले बात कर रहे थे यहाँ पे, एंड आई सेड कि हम d का अगर बनाते हैं ऑब्जेक्ट, आई सेड दैट हम d को d नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास b का, एंड आई से d डॉट डिस्प्ले
What's happening is D के लिए there is another memory allocation, एक मेमोरी एलोकेशन हुआ जिसका नाम D था, एंड उसके अंदर से हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर हम बेसिकली ये कॉल करेंगे. एंड बिकॉज D इज टेकिंग अनदर मेमोरी एलोकेशन, D इज टेकिंग अनदर मेमोरी स्पेस, इसलिए जो आईडी प्रिंट होगी वो डिफरेंट होगी फ्रॉम द वैल्यू आईडी प्रिंटेड जब हम सी की बात कर रहे थे. आईडी इज बेसिकली टेलिंग मी कि क्या मेमोरी एलोकेशन है, लाइक सम यूनिक आइडेंटिफायर व्हिच बेसिकली टेल्स मी कि एलोकेशन कहाँ है. It does not directly represent that number memory के अंदर, but it is a representation of that memory allocation. I hope clear होगा. Yes, sir. Student कोई का reply it is doubt clear to हो? her. Yeah. Student reply it is clear to her. Okay, perfect. So should we move forward? Yes, sir. We proceed the topics. Okay. So अभी तक हमने देखा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखा, एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमने कुछ क्वेश्चंस करे. हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा एंड हमने वहां पे देखा कि मेथड एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसे है उसका. उससे पहले हमने डायरेक्ट इनहेरिटेंस देखा एंड हमने डायरेक्ट इनहेरिटेंस कॉल किया. तो हम यहाँ पे जब अगेन आई एम जस्ट रिटरेटिंग द आईसीपीओ रूल फिर से एक बार, बिकॉज दिस विल हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चन किस तरीके से काम कर रहे हैं. अब जब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट इज एन इंस्टेंस अगेन, जब मैंने क्लास का इम्प्लीमेंटेशन करा मैंने उसको बोला वो इंस्टेंस है. तो आई एम चेकिंग इन एन इंस्टेंस क्या पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. This is when I'm trying to access. Okay, this is not when I'm trying to update. There's a small difference between the two. जब मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, what I'm asking is क्या पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है. द नेम, डज दैट नेम एग्जिस्ट और नॉट. अगर एग्जिस्ट करता है तो विल से दैट इंस्टेंस के अंदर है, नहीं है तो नहीं है. विल जंप ऑन टू क्लास, क्या इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर है या नहीं है. क्लास एज इन द बेस क्लास, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी. इन दिस पर्टिकुलर केस वी सेड विल बी लुकिंग फर्स्ट एट obj3 जो मेमोरी एलोकेशन हुआ. जब हमें obj3 के अंदर नहीं मिलेगा विल लुक एट सी. जब हमें सी में नहीं मिलेगा, व्हेन वी सी दैट सी के अंदर m1 नहीं एग्जिस्ट करता, विल जंप टू पेरेंट्स दैट क्या बी के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्या बी के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है. अगर बी के अंदर भी सपोज नहीं करती तो हम चेक करते कि क्या ए के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एंड सो ऑन. हम ऐसे ही अपनी पूरी हायरार्की को ट्रैवल करते हैं. अगर हमारे को अपनी पूरी हायरार्की के अंदर नहीं मिलता, जो भी हमारी बेस क्लास होगी, लाइक इन दिस केस दिस इज ए, दिस इंटरनली पाइथन के अंदर लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, क्लास ए एंड क्लास ए इज इनहेरिटिंग ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज सम प्रीडिफाइंड क्लास जो लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कर रहा है. तो जब हम इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस करने की कोशिश कर, लाइक हम कह रहे हैं कि ए के अंदर भी नहीं है, तो व्हाट विल हैपन इज विल सी क्या ए की बेस क्लास में था विच इज ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर है. अगर ऑब्जेक्ट के अंदर है तो वेल एंड गुड, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है तो विल रेज एन एरर दैट हमें ये एट्रीब्यूट जो आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो वो मिल नहीं रहा. एंड दैट्स द बेसिक रूल आईसीपीओ का, किस तरीके से काम कर रहा है. Any doubts in the ICPO किस तरीके से काम कर रहे हैं? We have discussed it quite extensively अभी in the past two questions. Students are replying it is clear to them. Okay, so एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर. क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्या क्या डेटा इनहेरिट होगा एंड क्या क्या डेटा इनहेरिट नहीं होगा.
सर कोई रिस्पॉन्स? Yes, we are getting response from 3 or 4 students, and they have their response that answer is D. D डी फॉर for दिल्ली. Dehradun. D for Delhi. Okay. B is inheriting all the class, is inheriting class A, but the data field in class, data field I cannot be inherited. Okay. I believe that's the correct answer यहाँ पे. But since we're getting a little, we're getting such a small response, let's see क्यों काम कर रहा है. I believe there would be a small majority यहाँ पे जिनको लग रहा होगा कि क्वेश्चन के अंदर एरर आएगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा absurd है. तो आप मुझे ये बता सकते हो एरर आएगा या नहीं आएगा? एरर आएगा या आउटपुट आएगा? क्या सही है? Student apply answer B. B आउटपुट आएगा. Now Chetan reply error. Geeta reply B needs argument passed. Ayush reply error. Deepak reply A. Tanya reply error. Soumya reply error. I'd say कि error आएगा. What we'll do is at the end of the class, in another 20 minutes, we'll execute this code and see कि किस तरीके से function कर रहा है. तो आप इस question को दिमाग में रखिएगा and we'll come back to it. But जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं inheriting की, what's happening is हमने सबसे पहले एक क्लास बनाया A. This class has no members of its own other than init function. जब हमने क्लास बनाया B, तब हमने init कॉल किया and init करने के बाद अब जो ये मेरी इंस्टेंस वैल्यूज हैं लाइक कॉल कर रहा हूँ, राइट? अब कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? जब मैं कहीं पे I'm writing से super डॉट init, तब कॉल होगा, राइट? अगर मैंने ये कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा होता देन ये बेस कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता. तो जिन लोगों ने आंसर डी दिया था दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. जो क्लास बी है वो इनहेरिट कर रहा है सारा डेटा, लाइक एनी एंड एवरी मेंबर जो क्लास ए के अंदर है इंक्लूडिंग द इनिट वैल्यू, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट एबल टू इनहेरिट हमारी इंस्टेंस वैल्यूज. जो चीजें हमने एट द इंस्टेंस बनाई हैं, जो चीजें हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करके बनाई हैं, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो कॉल नहीं कर पाएगा. तो व्हेन आई से दैट हाँ एरर आएगा या फिर आउटपुट आएगा, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज एरर आएगा. बट देन अगेन व्हाट विल डू इज एट द एंड ऑफ द क्लास विल एग्जीक्यूट दिस कोड एंड सी कि क्या एक्चुअली में एरर आने वाला है या नहीं. देयर इज अ चांस ना कि माय अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग. Let's see how this actually functions. After this, जब हम बात कर रहे हैं क्लास ऑब्जेक्ट की, okay, there's like two concepts यहाँ पे. अभी तक हमने बहुत बार बोला था क्लास ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑब्जेक्ट. We have used those terms extensively. हमने बोला है कि जब हम क्लास के इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तब इम्प्लीमेंटेशन करते समय मेरे को इंस्टेंस बन रहा है. जब मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा तो वो क्लास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रहेगा. आज मैंने आपको कई बार बताया भी था कि अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूँ तो मेरे कोड के अंदर देयर वुड बी एन ए ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इनिट होगा, राइट? एंड दिस इज एसेंशियली अ क्लास ऑब्जेक्ट. अब इसी के रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं. जो क्लास ऑब्जेक्ट है ये तब बनता है जब हम क्लास कंप्लीट कर लेते हैं. सो द मोमेंट मैंने यहाँ पे एंटर दबाया एंड मैंने क्लास बी का डेफिनेशन लिखना शुरू करा, वो कंप्लीटली क्लास ए के इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीट कर देगा. एवरी ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर बनना था बन जाएगा एंड क्लास ऑब्जेक्ट अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा. तो ए वुड बी डन, देयर वुड बी समथिंग ए नाम से एंड दिस entirely is completed. मेमोरी में स्पेस में जाएगा एंड इट्स वर्क इज डन. अच्छा, जो भी हमारा ये तरीके से क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा, हर एक क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर
there would be its own namespace. उसको एक्सेस करने के लिए लाइक इट विल मेक अ डिक्शनरी। मतलब आप अगर आप चाहोगे तो आप DICT चेक कर सकते हो एट एनी पॉइंट, और यू कैन राइट DIR उस पर्टिकुलर उसके अंदर जिस भी चीज का आप चेक करना चाह रहे हो नेम स्पेस। एंड व्हाट यू विल फाइंड इज दैट द मोमेंट मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है, मेरी नेम स्पेस एंड मेरी डिक्शनरी के अंदर देयर आर सम एलिमेंट्स, एंड ये एलिमेंट्स मुझे बता रहे हैं कि क्या क्या एक्सेसिबल है। जो चीज एक्सेसिबल है वो इस डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल होगी। जो हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, क्लास के मेंबर्स बन रहे हैं, सपोज यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर had I written a simple statement like x equals to 10, तो होता क्या, जो ये x equals to 10 वाली वैल्यू है हम इसको एक्सेस कर पाते b के थ्रू, बिकॉज ये जो x equals to 10 वाली वैल्यू है इट इज पार्ट ऑफ द क्लास। तो अगेन जब मैं अपना ICP और रूल के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, एलसी की बी का मेंबर नहीं है बट ए का मेंबर है, एंड ए का मेंबर है जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो इसलिए एक्सेस दे दो। बट जब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट की, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट तब बनेंगे जब कुछ इस तरीके से कोड लिखा हुआ होगा। जब हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तब, एंड जो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया उसके अंदर जो जो चीजें लिखी थी वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब हो सकता है कि मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा हो कि जे बना करके दो, तो वो खाली जे बना देगा। एंड अभी हमने इससे पहले भी देखा था, एंड आई हैव बीन मेकिंग दिस डायग्राम्स पहली क्लास से, दैट क्लास ए एंड क्लास ए का इम्प्लीमेंटेशन लेट्स से स्मॉल ए, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये और ये मेमोरी एलोकेशन सेम नहीं होगा, these would be two different memory allocations. Suppose this is 1, so this would be say 20. It doesn't depend, it won't be overlapping in any way, and it won't uh, interact with one another other than following the rule. अब जो हमारे ये है a वैल्यू है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है इनहेरिटेंस से। अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं लेट्स चेंज दिस कोड, आई क्लियर इट। यहाँ पे आई राइट अ स्टेटमेंट समवेयर दैट x equals to 10. दिस इज अ मेंबर, मैं क्लास का जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब मैं बनाऊंगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ऐसे क्लास ए का कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं विद द नेम अल्फा। तो अल्फा जब हमने बनाने की कोशिश करी तो अल्फा हैज इट्स ओन मेमोरी, अल्फा हैज इट्स ओन वैल्यू, एंड अल्फा के अंदर i इक्वल्स टू 100 मुझे मिलेगा, राइट। नाउ जब मैं कोशिश कर रहा हूँ देन आई से कि यस लेट्स मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी। मैंने बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया। बी का जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा, लेट्स से दिस इज बीटा, बी के ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक जे वैल्यू मिलेगी एंड जे वैल्यू वुड बी 0, एंड दैट्स अबाउट इट। अब क्या मैं जब ये इनहेरिट कर रहा हूँ क्लास ए, क्लास बी को अपने मेंबर्स पास कर रहे हैं, तो जो ये अल्फा का i इक्वल टू 100 था ये पास होगा, ये पास नहीं होगा, बिकॉज अगेन सेपरेट मेमोरीज एंड सेपरेट वैल्यूज, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, एंड हमें ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। डाउट्स यहाँ पे, ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट था प्रॉब्ली। Any doubt? Soumya said kindly repeat. Yashi said kindly explain it again. Student wants. Absolutely. Okay. Let's take another example यहाँ पे. Okay. Let's take this example, and we have plenty screen यहाँ पे लिखने के लिए. Okay. So हम बात कर रहे हैं instance objects की and class objects की, right? Give me a second. Class object का कोई example इससे पहले
हमने नहीं देखा. Okay, that could be another reason for our doubts. Give me 1 second. I'll just go and grab an empty slide to explain this. Okay, let's take the simple definitions or not. Okay, we're writing a simple code. हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, and I'll write the code from the starting. What we're trying to do is we're writing a simple class. We're saying class A here. This A has a member called x equals to 10. This also has an init function, and this init function के अंदर what we're doing is we're creating some value, say y, and we're assigning it value 10 or say 100, just to not confuse ourselves. Okay. अब जब हमने बात किया a का, and the moment I said कि a का definition complete हो गया है, what will happen is हमारे पास memory के अंदर will have an allocation with the name A. This would be a class object. इस class object के अंदर there would be a value, like there would be a object. Class object के अंदर भी objects हो सकते हैं, जैसे हमने आपकी encapsulation में बात किया था. And इस object के अंदर x की value होगी, x की value होगी 10. And हमारे पास यहाँ पे एक simply init function होगा. Okay. So this entire thing is a class object. अब अगर मैं इसके आगे कहता हूं कि से al equals to a का implementation, मेरे पास एक नया allocation होगा by the name of al. इस नए allocation के अंदर मैं allocation कैसे कर रहा हूं? I'm just running the initialization, right? मेरे initialization के अंदर क्या कह रहा है कि जो current allocation कर रहे हैं आप, उस current allocation के अंदर make a value y, and इस नए y के अंदर value आप दे दो 100. अब जो ये a है, इस a का memory address let's say 123 है, al का address 125 है, right? Two completely different memory addresses which are non-overlapping with one another. अब अगर मैं इसके नीचे एक सिंपली क्लास लिखता हूं, ये हमारा कोड ब्लॉक हो गया, and I'm following this code block, and I start writing a class, say class B, and I'm saying class B A को inherit कर रहा है, right? Class B has its init function. इस init function के अंदर कोई value है, let's say s dot small b, and small b को value हमने 50 दे रखा है. Again, I'm not writing full code at this point. It's just a rough explanation के लिए. So हमने class B बनाया, class B के अंदर हमने A को inherit करा, right? अब जब हम कह रहे हैं कि हमने inheritance करा है, what is actually happening? हमने एक नया allocation करा with the name B. इस नए allocation के अंदर we simply have an init function, and that's about it.
अगर मैं सपोज यहाँ पे लिख देता इनिट की जगह, लाइक इनिट के अलावा आई हैड रिटन से कैपिटल P इक्वल्स टू से 10, तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल P इक्वल्स टू 10 भी हमारे को वैल्यू मिल जाता। बट आप नोटिस करोगे कि जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो जो B है, B इज इन इटसेल्फ अ कंप्लीटली डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट जिसके पास से 150 मेमोरी एड्रेस है। अब जब हम B के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, अगर मैं सपोज B का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से आई राइट BE इक्वल्स टू कैपिटल B, तो जो B का नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पास अब स्मॉल b की वैल्यू होगी 50 एंड दैट्स इट, राइट। नाउ जब मैंने कहा कि हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस? जितनी वैल्यूज x की थी अपने आप में, a की थी अपने आप में, दिस x वैल्यू मेरे को यहाँ पे b के थ्रू एक्सेसिबल है। जो ये इनिट फंक्शन है ये एक्सेसिबल है थ्रू सुपर। जितनी इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज थी a की, दोज आर एक्सेसिबल। बट जो ये एल बना था ये अपने आप में डिफरेंट एलोकेशन था एंड इसकी वैल्यूज एक्सेसिबल नहीं है। जो बी बना था, बी के पास एल की कोई वैल्यूज डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होंगी। अगर मैं बी के अंदर जाकर के वैल्यूज डालता हूं या मैं बी के अंदर जाकर के एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, देन मे बी वैल्यूज एक्सेसिबल हों, अदरवाइज देयर वुड नॉट बी एनी डायरेक्ट एक्सेस। अगेन दिस इज स्लाइटली न्यू कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली प्रोबेबली आपको एक और एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अगर क्लियर है तो आप बता दीजिए, अगर नहीं क्लियर है तो आई एक्सप्लेन इट अगेन एंड लेट्स टेक अनदर न्यू एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए। Students, shall we repeat the topic or it is clear to you? So should we repeat it? Sir, 2 or 3 students reply, it is clear to them. Okay. If it's clear, let's try and answer this particular question. अगर डाउट होगा we can take it offline, I'll explain it again offline. अगर आपको तब भी डाउट है, लाइक जो क्लास की रिकॉर्डिंग है उसके बाद देखने के बाद भी मे बी यू हैव डाउट, आप अगली क्लास के शुरू में बोल देना एंड विल डिस्कस इट देन। So let's solve this next question which is very much similar to the concept जो हमने अभी देखा। हमें दो क्लासेस गिवन है, टेस्ट एंड डिराइव्ड टेस्ट, एंड दोनों के अंदर एक एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाने की कोशिश करी गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आ भी सकता है या फिर एरर जनरेट होगा। Sir, students are replying, answer is C. ओके, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो लोग सुन रहे हैं एक्टिवली दे आर एबल टू ग्रास्प कि हम बात क्या कर रहे हैं, एंड आई एक्सप्लेन लाइक इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको पुराना वाला डाउट भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो सर अभी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जंप करें, आप अटेंडेंस लेना चाहेंगे? First we take attendance, then you explain the topic. ओके सर। Student, kindly write your registration number on chat box.
So should we continue or should we wait another minute? Attendance चल रहा है क्या अभी भी? Yes, sir. Attendance is going on. Kindly wait for a few seconds. Sir, we may continue the topic, please. Okay. So the question arises कि हमारा आंसर यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? And let's see. हमारे को बोला जा रहा है कि खाली आप एक मेन फंक्शन है, आप उस मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन करें. मेन फंक्शन के अंदर व्हाट वी आर गेटिंग आस्क्ड इज मेक अ ऑब्जेक्ट बी, एक आप इंस्टेंस बनाएं बी नाम से, एंड उसके अंदर आप डिराइव टेस्ट का ये एक इंस्टेंस बनाएं. अब इस डिराइव टेस्ट के अंदर कुछ कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे. वो इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या हैं देखते हैं. जब हमने डिराइव टेस्ट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, लाइक हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया, तो मेरे पास डिराइव टेस्ट के अंदर y वैल्यू आई, y वैल्यू के पास y नाम आया, y नाम के पास एक सिंगल वैल्यू आई 1. अब मुझसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है, आप वैल्यूज को प्रिंट करो. आप b डॉट एक्स प्रिंट करो और आप b डॉट वाई प्रिंट करो. b डॉट वाई तो मेरे पास है, देयर इज अ y इन माई इंस्टेंस b, बट क्या मेरे पास x एग्जिस्ट करता है इस बॉक्स के अंदर? मेरे पास x एग्जिस्ट नहीं करता. तो एक एरर आएगा दैट x एट्रीब्यूट एरर, x कैन नॉट बी फाउंड. कुछ इस तरीके से एक एरर मिलेगा मुझे. ओके. अब इस एरर आने का रीजन क्या था? मैंने तो यहाँ पे इनहेरिटेंस करा था, राइट? आई इनहेरिटेड द क्लास टेस्ट, बट मेरे पास x क्यों नहीं मिला? मुझे तो x भी मिलना चाहिए था, राइट? ओके. अब ये देखते हैं कि x क्यों मिला, क्यों नहीं मिला हमें. जब हम ओके, दिस इज समथिंग जो हम पॉलीमॉर्फिज्म में डिस्कस करेंगे. आई विल एक्सप्लेन इट अभी. जब मैं एक पर्टिकुलर नाम की बात कर रहा हूँ पाइथन के अंदर, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द नेम दैट यू गिव इट. मैंने अगर एक फंक्शन को, लाइक लेट्स से आई रोट अ वैल्यू x इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा, देन आई रोट डेफिनेशन x एंड मैं एक फंक्शन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? एंड आई से कि रिटर्न -1. मैंने लाइन नंबर 1 पे ये लिखा, लाइन नंबर 2 पे ये लिखा, लाइन नंबर 3 पे ये लिखा. अब होगा क्या, जो मेरी x की वैल्यू थी, मैंने पहले तो x की वैल्यू 10 डाली थी ना. ऐसे मेक सम मेमोरी एलोकेशन, उसके अंदर आप 10 वैल्यू डालो एंड मेक इट विद द नेम x. बट यहाँ पे वो x ओवरराइट हो गया. नेक्स्ट लाइन के अंदर, लाइन नंबर 2 के अंदर मैंने सेम नाम से एक फंक्शन बनाया, एंड जो यहाँ पे एलोकेशन था ये 10 का, ये 10 का एलोकेशन हट गया, एंड इट इज रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन नाउ. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक क्लास बनाई टेस्ट के नाम से. टेस्ट के अंदर आई रोट एन इनिट. मैंने एक क्लास बनाई dt के नाम से, एंड मैंने उसके अंदर इनहेरिटेंस करा. बट इनहेरिटेंस करते समय आई रोट अनदर फंक्शन अपना खुद का, जिसके अंदर इनिट लिखा था. तो जब मेरे पास dt बना, dt ने देखा कि हाँ मेरे पास इनिट फंक्शन है, एंड मेरा जो इनिट फंक्शन है वो सुपरसीड करता है टेस्ट के इनिट फंक्शन को. तो लेट्स कंप्लीटली रीराइट द डेफिनेशन. जैसे हमने अभी देखा था कि x को हमने रीराइट कर दिया, यहाँ पे इनिट को भी रीराइट कर दिया गया. लेट्स से इस इनिट का नाम
like इस init का memory allocation was 175, इस init का allocation was 100. तो हमने बोला, जो हमने dt क्लास बनाई, that dt के अंदर जाकर के जो भी ये init फंक्शन है, this init function should point to 175, एंड जो पहले वाला लिंक था, जो ये पहले वाला लिंक होता 100 वाला, इस लिंक को कंप्लीटली ब्रेक कर दो, ब्रेक दिस शुड नॉट एग्जिस्ट. सो एक नया लिंक बन गया. जब मैंने ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करी, व्हेन आई सेड कि लेट्स डिराइव क्लास को हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, हुआ क्या, हमने देखा कि नया इनिट फंक्शन है. इनिट फंक्शन हमारे लिए तो 175 पर है. जो भी ये इनिट फंक्शन है, लेट्स एग्जीक्यूट दैट. इनिट फंक्शन क्या कह रहा था, इनिट फंक्शन कह रहा था कि जो भी करंट वैल्यू है उसके अंदर आप वैल्यू y नाम का वेरिएबल बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, उस ऑब्जेक्ट को नाम दे दें, उस ऑब्जेक्ट को नाम दे y एंड उसको वैल्यू दे दे 1, एंड दैट्स इट. उसने ये कहीं नहीं कहा कि जो मुझसे ऊपर वाला इनिट था उसको कॉल करो. अगर ये कहता कि मेरे ऊपर वाले इनिट को कॉल करो, तो मेरे पास यहाँ पे y एंड x दोनों अवेलेबल होते हैं. बट सिंस ये कॉल नहीं करा गया, हमारे पास खाली y अवेलेबल था एंड x अवेलेबल नहीं था. तो हमने क्लास ऑब्जेक्ट्स बनाए, ये भी क्लास ऑब्जेक्ट था, ये भी क्लास ऑब्जेक्ट था. बट जब हमने इंस्टेंसेस बनाने की कोशिश करी, तब हमें ओवरराइट हो गया, फंक्शन ओवरराइटिंग हो गई, एंड फंक्शन ओवरराइटिंग की वजह से हमारे पास खाली एक सिंगल इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर मेंबर मिल रहा है y, एंड हमें x नहीं मिल रहा. तो क्लास b इनहेरिट्स a, यस, जितने मेंबर्स हैं उसने इनहेरिट करे, बट वेरिएबल x इजंट इनहेरिटेड बिकॉज वेरिएबल x जो था वो इंस्टेंस का पार्ट था. वेरिएबल x तब हम बना पाते जब हम यहाँ पे लाइन इस इनिट के अंदर वी हैड रिटन से सुपर, एंड सुपर के अंदर हमने इनिट कॉल किया था, सुपर के थ्रू हमने इनिट कॉल किया होता, देन ओनली हम x बना पाते. तो इस तरीके से कुछ क्लास ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन रहता है. जो इंस्टेंस है वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है क्लास का, एंड जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो खाली जो कंस्ट्रक्टर के मेंबर्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, एंड नथिंग एल्स until unless otherwise specified. जब हम क्लास ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्लास ऑब्जेक्ट इज टेकिंग एवरी वैल्यू विच इज अवेलेबल टू इट, एंड इट्स टेकिंग दोज वैल्यू एंड प्रिंट लाइक गोइंग विद इट. तो अगर मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास क्लास के अंदर वैल्यू है, तो वो प्रोबेबली मुझे आंसर मिल जाएगा, हाँ अवेलेबल है, बिकॉज मेरे पास नहीं है तो मेरे पास पेरेंट से आ रही है ये वैल्यू. वेराज मैं जब एक इंस्टेंस बना दूंगा, इंस्टेंस एक कंप्लीटली सेपरेट एंटिटी बन गई, सेपरेट वैल्यू एक्सटेंशन हो गया, एंड उस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस के इंस्टेंस के पास जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो मिल नहीं रहा कहीं और से. लाइक इट्स नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग एल्स, इट इज नॉट अटैच्ड टू द डिराइव्ड क्लास. यहाँ पे जो ये dt है, अगर मैं एक टेस्ट का ऑब्जेक्ट भी बना देता हूँ, आई राइट से c इक्वल्स टू t, मैंने टेस्ट को कॉल करा एंड मैंने टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंटिटी है एज टू द डिराइव्ड टेस्ट क्लास. आई होप जिनका डाउट था पहले वाले टॉपिक में वो क्लियर हो गया होगा, एंड आपको ये समझ आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है. जसविंदर सर, Soumya reply clear, Deepak reply clear. Student, if you have a doubt, kindly write. It is not clear to you, so we explain it again. And if it is clear, please write on a chat box. It is clear to you. I hope we take the doubt session. Okay, sir. Because this topic is not clear to them. It is 10:25. We take a 5 minutes doubt session by opening the mic.
Okay, so if anyone has any doubts, you can open your microphones and directly ask. And in the meanwhile, I'll prepare the thing जो मैं आपको पहले कह रहा था. So we can stop the recording. Okay, fine.